कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत ही बर्निंग इशू है। इंडिया और चाइना के दरमियान एक क्लैश का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, दोनों आर्मीज के दरमियान, दोनों हुकूमतों के दरमियान, और ये एक जियो पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखता है। तो आज की हम डिस्कशन करेंगे कि ये इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट असल में है क्या। तो एक्चुअली मैं अपनी डिस्कशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले जो डिस्कशन का हिस्सा होगा उसमें ये हम देखेंगे कि असल में ये डिस्प्यूट है क्या। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ जो क्लैश हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर, वो इस वक्त क्या पोजीशन है, स्पेशली आफ्टर 15 जून। और फिर हम ये देखेंगे कि इसमें असल वजह क्या बनी इस डिस्प्यूट की, और फाइनली हमारे पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ता है। तो देखते हैं हम पहले इसको एक मैप की मदद से, और हम इसको पहले पार्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट असल में है क्या। जी दोस्तों, ये मैप दी इकोनॉमी से लिया, जिसमें आपको राइट साइड पे चाइना और लेफ्ट साइड पे इंडिया नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के बॉर्डर को समझने से पहले हमें समझना होगा LAC और LOC में क्या फ़र्क है। LOC जो है वो कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। LOC से मुराद ये है कि एक ऐसी लाइन है जो प्रॉपरली डीमार्केटेड है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक मुत्तफ़िक एग्रीमेंट है, या ये कह लें कि इनको मुतफ़िका तौर पे पता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ पे ख़त्म होती है और कहाँ से शुरू होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये हाईलाइट करके दिखाया। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो रेड कलर की लाइन शो कर रही है वो शो कर रही है इंडिया और चाइना के दरमियान एक बॉर्डर लाइन। लेकिन ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी लाइन है जो परसेप्शन पे, यानी ख्याली लाइन है। इसको इंडिया समझता है कि शायद यहाँ तक मेरा बॉर्डर है, जबकि इस ख्याल को चाइना कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है और चाइना अपनी बॉर्डर को थोड़ा सा आगे करके बताता है, और चाइना कहता है कि नहीं, ये वाला बॉर्डर मेरा आगे है, यानी मैं मज़ीद लैंड रखता हूँ। जबकि इसी तरह का आप देखेंगे ये रेड कलर का लाइन एक्सट्रीम राइट साइड पे भूटान के साथ वाला एरिया, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जो इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन इसको चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है। तो इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे चाइना का क्लेम है। जबकि इसी तरह अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट वाली साइड पर जाएँ तो वहाँ पर अक्साई चीन का एरिया है, जिसको ये हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंडिया का क्लेम है। यहाँ पे इंडिया कहता है कि ये मेरा एरिया है, लेकिन चाइना इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि ना सिर्फ इनके दरमियान ये इलाकों का प्रॉब्लम है, बल्कि एक बॉर्डर के परसेप्शन का भी प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये लोग ख्याल करते हैं। इस ख्याली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से चाइना और इंडिया के दरमियान अक्सर प्रॉब्लम रहता है। इसके अंदर इनके अक्सर क्लैश होते रहते हैं, स्टैंड ऑफ होते रहते हैं, और इन्हीं की वजह से 1962 की वॉर भी हुई। और उस वॉर के अंदर, जैसे हम सबको पता है कि चाइना ने इंडिया को बुरी तरीके से हराया, वो भी इन्हीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। बहरहाल यहाँ पे इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से इंडिया और चाइना में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो इस वक्त फोकस होगा कि इस वक्त जो प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के दरमियान चल रहा है वो किन एरियाज़ के अंदर चल रहा है, और वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। चाइना के जो डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि क्लियरली कि वो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसमें क्या होता है कि इंडिया का क्लेम है कि मैं चाइना की तरफ, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक मेरा एरिया है, जबकि चाइना इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है, और चाइना ये कहता है कि नहीं, मेरा एरिया इन इंडिया वाली साइड पे जो ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे मेरा एरिया। जबकि इन दोनों के दरमियान एक बफर जोन है जो ये ग्रे कलर में आपको नज़र आ रहा है। इस एरिया में अक्सर जो हैं ये दोनों कंट्रीज़ के जो आर्मी है वो पेट्रोल करती रहती हैं और यहाँ पे आती रहती हैं। जबकि एक बात इस डायग्राम से क्लियर होती है कि चाइना इस बात को एक्सेप्ट करता है टिल द रेड लाइन, जबकि इंडिया इस बात को एक्सेप्ट करता है टिल द ब्लू लाइन। एक्चुअली द प्रॉब्लम जो है वो इस बफर जोन के अंदर मौजूद है। इस एरिया के अंदर चाइना और इंडिया का क्लैश है, जिसमें इंडिया ये कहता है कि मेरा एरिया ब्लू लाइन तक है, जबकि चाइना ये कहता है कि मेरा एरिया रेड लाइन तक है। और इसके वजह से इनकी दोनों आर्मीज़ यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं, पेट्रोलिंग होती रहती है, और यहाँ पर जो आजकल आप देखते हैं वो ब्रॉलिंग मूवमेंट भी आती रहती है, जिसमें एक दूसरे के साथ वो हथियारों से तो नहीं, धक्के मारते हैं, एक दूसरे के साथ मुक्के मारते हैं, घूंसे मारते हैं, और एक दूसरे को वापस भगाते रहते हैं। तो वो इस बफर जोन एरिया के अंदर होता है।
जी, तो आपने देखा कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है और इस वक्त जो सिचुएशन है उसको डिस्कस करने के लिए ये मैप आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। एक पैंगोंग लेक का पॉइंट है, एक हॉट स्प्रिंग का पॉइंट है और एक गलवान वैली का पॉइंट है, जिसके ऊपर चाइना जो है ये कहता है कि मैं अपनी टेरिटरी के अंदर आया हूं, जबकि इंडिया ये कहता है कि आपने LAC क्रॉस किया, जो कि एक परसेप्शन वाली लाइन है जिसको इंडिया तस्वुर करता है कि यहाँ पे बॉर्डर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पैंगोंग लेक है उस पे क्या सिचुएशन बनी है। आप देखेंगे कि पैंगोंग लेक, जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये पैंगोंग लेक एक लेक है और इसको अगर हम सैटेलाइट इमेज से देखें तो सैटेलाइट इमेज पे आपको ये 8 फिंगर्स नजर आ रही हैं। ये 8 फिंगर्स क्या है? ये 8 फिंगर्स, इंडिया ये क्लेम करता है कि मेरा जो LAC है यानी कि जो भारत का इलाका है वो 8वीं फिंगर तक मेरा इलाका है, जबकि चाइना ये कहता है कि फिंगर 2 तक इलाका मेरा है। और जो इसके दरमियान वाला एरिया है इसके अंदर हमेशा क्लैश रहता है, जिसको हम बफर जोन भी कह सकते हैं। इस वक्त क्या पोजीशन है पैंगोंग लेक के ऊपर? पैंगोंग लेक पे ये पोजीशन नजर आ रही है कि चाइना फिंगर 8 से उसने अपने ट्रूप्स मोबाइल किए हैं और वो इस वक्त फिंगर 4 के ऊपर आके बैठा हुआ है, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर इंडिया का ये तस्वुर मान लिया जाए कि वो इंडिया का हिस्सा है, तो फिंगर 4 तक चाइनीज ऑक्यूपेशन हो चुकी है। चाइना ने वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, यहाँ पे अपने ट्रूप्स लाके बिठा दिए हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है फिंगर 4 तक का, यहाँ तक ऑक्यूपेशन हो चुकी है। और इसके साथ साथ पैंगोंग लेक के बारे में ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे वो 3 इडियट मूवी भी बनी थी, जिसके एंड पे बिल्कुल वो आमिर खान और करिश्मा कपूर वगैरह का जो मूवी का लास्ट सीन था वो भी यहाँ पे पिक्चराइज करवाया गया। तो एनीवे यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो चुका है पैंगोंग लेक के ऊपर और चाइना ने अपना जो है वहां पे हक जता दिया हुआ है और चाइना ने वो एरिया उस एरिया पे कब्जा कर लिया हुआ है। जबकि जो दूसरा एरिया है जो हमने देखा था वो है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन पाई जा रही है, बट फॉर इंडियंस एनालिस्ट और डिफेंस एनालिस्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हॉट स्प्रिंग का एरिया है ये कोई इतना खतरे वाला एरिया नहीं है जितना कि गलवान वैली है। तो अगर हम देखें थर्ड पॉइंट जो कि गलवान वैली का पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गलवान वैली का एरिया, इसको यूं कहा जाता है कि ये कारगिल है नया इंडिया के लिए, कि जिसमें चाइनीज ट्रूप्स ने LAC क्रॉस की है, जिसको इंडिया कहता है कि LAC है लेकिन चाइनीज कहते हैं कि नहीं ये हमारा इलाका है। वो क्रॉस करके एक पहाड़ी के ऊपर जाके बैठ गए हैं और वो सारी मूवमेंट जो है इंडिया की वहां से ऑब्जर्व करते हैं, वो वहां से देखते हैं। इंडिया की सारी आर्मी की जो मूवमेंट है वो वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंडियंस को इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन है। और यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे एक 255 किलोमीटर का रोड बनाना शुरू किया था, जो इस गलवान वैली से शायोक रोड से, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ से जा रहा था सीधा ऊपर जो है सियाचिन के पास, वो था दौलत बेग ओल्डी रोड। ये दौलत बेग ओल्डी रोड बिल्कुल उस साइड पे मौजूद है जहां पे सियाचिन है, और सियाचिन जहां पे पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक दूसरे का क्लेम करते हैं कि ये हमारी पहाड़ी है। और एट द सेम टाइम दौलत बेग ओल्डी जो ये इलाका है, जो ये रोड है, ये बिल्कुल क्लोज है अक्साई चीन के पास, जो कि इंडिया कहता है कि ये मेरा इलाका है लेकिन चाइनीज का यहाँ पे इस वक्त कब्जा है। तो चाइनीज को असल में इनसिक्योरिटी इस वजह से पैदा हुई कि जब इन्होंने यहाँ पे रोड बनाना शुरू किया और बहुत तेजी के साथ रोड बनाना शुरू किया, तो चाइनीज को इस वक्त बहुत इनसिक्योरिटी सी फील हुई कि ये हमारे इलाके के करीब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। तो ये मेन यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है और काफी ज्यादा एरिया चाइनीज ने जो है वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है और इंडियन वहां पे इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त ये सिचुएशन वहां पे चल रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, जैसे पहले मैंने कहा था कि हमारा जो पहली डिस्कशन होगी वो होगी कि वहां इस वक्त हुआ क्या। दूसरी सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि ये क्यों हुआ। जी, तो जो दूसरा पार्ट है हमारी डिस्कशन का कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, कि ये क्यों हुआ। जी, तो जो दूसरा पार्ट है हमारी डिस्कशन का कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। स्पेशली 3 तो बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि इंडिया ने वहां पे रोड बनाना शुरू किया
जो कि चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद आया। उसकी वजह ये थी कि पहले कभी भी तकरीबन पिछले 40 सालों से इंडिया ऐसी कभी भी कोई हिम्मत नहीं की कि वहाँ पे रोड बनाया जाए। उसकी वजह ये थी कि 1962 में चाइना ने जब इनको हराया तो इतने बुरे तरीके से हराया कि इनके इंडियन आर्मी के और इंडियन स्टैब्लिशमेंट के जहन में कभी ये बात आई ही नहीं कि वहाँ पे रोड बनाए। तो चाइनीज ने ये सोचा कि ये 40 साल तक इन्होंने कोई रोड नहीं बनाया, कभी कुछ नहीं किया, तो उन्हें अचानक ये क्यों ख्याल आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड किया जाए। एक तो ये रीजन थी, और उनको साफ नजर आ रहा था कि ये क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्साई चीन वाली साइड पे जा रहे हैं जो कि चाइना का इलाका है और इंडिया उसको क्लेम करता है कि ये मेरा इलाका है। तो चाइना ऐसी कोई चीज नहीं बनने देगा जिसके अंदर आर्मी की या ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट हो सके बहुत तेजी के साथ, जो वो ये फील करता है कि मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट है। पहली रीजन तो ये है। दूसरी रीजन ये है आर्टिकल 370। इंडिया ने जब यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया इलाके का, आर्टिकल 370 जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था उसको कश्मीरी लोगों की या वहाँ की पॉलिटिकल लीड से पूछे बगैर और वहाँ की आवाम की राय लिए बगैर उसको चेंज किया और उसको शामिल कर लिया, और इसके अलावा लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो चाइना को एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई कि जब ये यूनिलैटरली हर चीज चेंज कर रहे हैं किसी से पूछे बगैर, क्योंकि इंडिया का नेचुरली जो इलाका है, खास तौर पे उस साइड वाला इलाका, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। वहां पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्लेम है, तो उसमें सबसे बड़ा जिस वक्त प्लेयर है वो चाइना खुद है। तो उनको ये महसूस हुआ कि ये चेंज कर सकता है, तो इससे पहले कि ये कुछ ऐसा करें कि मजीद कोई अपनी तरफ से चेंजेस लाना शुरू करें, तो हम भी इसमें इससे पहले कि ये कुछ करें हम कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने वहां पे जाके अपना हक जताना शुरू कर दिया, अपनी पावर एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। ये तो इसकी होगी दूसरी रीजन कि इंडिया का यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने का जो गलती थी वो उसको अब ये भुगतनी पड़ेगी। ये आपने नेपाल की सूरत में भी देखा कि नेपाल ने अपना पार्लियामेंट से नक्शा अप्रूव करवाया और इंडिया की काफी जमीन उन्होंने अपने हथिया लिया कह लें। तो ये दूसरी रीजन थी। जबकि जो तीसरी रीजन है वो है मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और उससे पहले ओबामा के साथ जफियां। इंडिया अमेरिका के क्लोज होता जा रहा था, चाइना कोई साफ नजर आ रहा था, और इंडिया की जो हिस्ट्री है, जिस तरह से उन्होंने हमेशा चाइना की फॉल्ट लाइन को यूज किया है, चाहे वो दलाई लामा का केस हो, जब 1949 में दलाई लामा को इंडिया ने अपने पास पनाह दी जो कि चाइना के बहुत खिलाफ है। चाइना को ये सारी बातों का अंदाजा है कि इंडिया किस तरह से यूज करता है चाइना की फॉल्ट लाइंस को, और उसको नजर आ रहा था कि इस वक्त अमेरिका इंडिया को यूज कर रहा है और ये अमेरिका के कहने पर ही ये सब रोड्स बन रही हैं या ये जो एक अग्रेशन पैदा किया जा रहा है। तो और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक, इस ग्लोबल पेंडेमिक में क्या हुआ है कि अमेरिका ने मुसलसल इल्जाम लगाए हैं चाइना के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा अपनी ट्वीट में चाइना चाइना हर बात में चाइना का पे इल्जाम लगा रहा है और एक कोल्ड वॉर चल रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, आप अगर 20 जून का इकोनॉमिस्ट का मैगजीन पढ़ें तो उसमें वो ये कह रहा है, उसके फ्रंट लाइन पे लिखा हुआ है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि दुनिया जो है वो अब एक पोलर नहीं रही, अब बाइपोलर होती जा रही है। इस वक्त वेस्ट को सबसे ज्यादा टेंशन चाइना की है, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई ताकत है और चाइना ने ये प्रूव किया है कि वो एक सुपर पावर बन सकता है। तो इस वक्त अमेरिका को एक ऐसे शख्स की जरूरत है, एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो इस नई उभरती हुई ताकत पे को चेक कर सके, तो वो उनके लिए बेस्ट इंडिया है। तो चाइनीज को भी अंदाजा है इस बात का कि इंडिया उनके लिए क्या कर रहा है और इंडिया के इस वक्त क्या अज़ाइम है, और इंडिया की खास तौर पे जो इस वक्त पॉलिटिकल वहां पे लीड है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी की, वो किस तरह से खतरात पैदा कर सकती है चाइना के लिए। तो इसलिए चाइना को नजर आता है कि इंडिया कुछ भी थ्रेट उसके लिए क्रिएट कर सकता है इस रीजन में, इसलिए चाइना वहां पे एंटर हुआ है। जी, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है और इससे होगा क्या। तो क्लियरली नजर आ रहा है इंडिया का वो एक हिंदुत्व का ख्वाब कि जिसमें उन्होंने हर लैंड पे अपना नाजायज कब्जा करने की कोशिश करनी है, स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने की कोशिश की है, और इस इलाके में एक
उभरती हुई पावर को चैलेंज करने की कोशिश की है, जो कि चाइना है, तो गलती तो साफ नजर आ रही है कि इंडिया के जो अज़ाइम हैं वो इंडिया को अब उसको भुगतना पड़ेगा। जबकि अब दूसरी जो डिस्कशन है कि अब होगा क्या, दो बातें होंगी। नंबर वन कि इंडिया या तो अपने वो इलाके सरेंडर कर देगा। अगर सरेंडर करेगा तो इस वक्त जो वहाँ की पॉलिटिकल जमात है बीजेपी, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और अगर इंडिया किसी तरह ये सोचता है कि हमने चाइना को इंगेज करना है या किसी तरीके से हम चाइना के साथ वॉर करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में इंडिया की एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये इंडिया नहीं सोच सकता कि उसके साथ फिर क्या होगा, क्योंकि ये एक साइड से नहीं, ये फिर 2-3 साइडों से वॉर स्टार्ट हो जाएगी। एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से वो रियासतें हैं जो इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाह रही है, जैसे मिजोरम है और नागालैंड है और मणिपुर है और दूसरे इलाके। तो बहुत इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी और इंडिया शायद इसमें टूट भी सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा कि जिसके अंदर वो वॉर तक जाए, लेकिन अगर वॉर की तो देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट एज इकोनॉमी और इफ यू टॉक अबाउट द आर्म्स। सो इकोनॉमी का तो खैर मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो पिछले 25 सालों में ग्रो नहीं की, बल्कि वो फ्लाई की है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जस्ट ग्रो की है। अभी भी इंडिया का जीडीपी अगर आप देखें तो वो चाइना से कहीं गुना कम है। चाइना का तकरीबन 14.1 ट्रिलियन जो है वो यूएस डॉलर का जीडीपी है, जबकि इंडिया में है अभी 2.78 समथिंग इतना उसका ट्रिलियन है, जो कि अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप चाइना के उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप देखें तो वो बहुत बड़ा है, तकरीबन 54 बिलियन डॉलर्स का गैप है। और चाइना का पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा है। मैं अक्सर टीवी चैनल्स इंडिया के देखता हूं तो वो उस पर कहते हैं कि हम 1962 का इंडिया नहीं है, लेकिन आपको उनको शायद ये नहीं पता कि चाइना भी 1962 का नहीं है। 1962 में चाइना भी किसी हद तक एक गरीब मुल्क था और इंडिया भी गरीब मुल्क था, दोनों ही गरीब थे, लेकिन तब भी आपकी इतनी पिटाई हुई। लेकिन अब तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब चाइना आपसे कम से कम 5 गुना बड़ी ताकत है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, हर लिहाज से आप चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना का पर कैपिटा इनकम तकरीबन $9,000 के करीब है, और इंडिया अभी 1,200 और समथिंग के पर कैपिटा इनकम पे बैठा है। दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट करीब करीब है, एक ही 1.4 और एक ही 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया को ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलती करेगा तो इट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ इंडिया टू डू दैट। तो लास्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया अटेंशन डाइवर्ट करेगा, जो उनकी पॉलिटिकल एलीट और जो उनकी आर्मी की इस वक्त हजीमत हो रही है, जो मैंने दुनिया में कभी किसी आर्मी को ऐसे मरते नहीं देखा कि जूते लाते घूसे खा के वो लोग बेचारे अपनी वतन के लिए मरे हैं। तो आई नेवर सीन सच अ सिचुएशन बिफोर। ये मेरी नजदीक सबसे मैं पहली दफा देख रहा हूँ। और सेकेंडली, इंडिया ने अपनी जमीन बिना लड़े ही हार दी है, कि एक गोली भी नहीं चली थी और इंडिया ने अपनी जमीन सरेंडर कर दी। ये तो बेचारे जो उनके फौजी मरे हैं वो भी लाते घूसे और कोई पहाड़ी से गिर गया और कोई जो है खाई के अंदर गिर गया, वो बेचारे ऐसे मरे, वो सीने में गोली खा के भी नहीं मरे। सो एनीवे मुझे तो तरस आता है। एनीवे, तो इंडिया क्या करेगा कि इंडिया कोशिश कर सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने की और कुछ ऐसा करे कि अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पाकिस्तान के फौजी मार दे या पाकिस्तान के अंदर दोबारा कोई वही अभिनंदन वाला स्टाइल करे। तो पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए हर वक्त, ताकि किसी तरह का भी कोई अगर एडवेंचर करना चाहता है या कोई फॉल्स फ्लैग करना चाहता है इंडिया, तो हम उसको प्रॉपर जवाब दे सके। तो दोस्तों, ये तो था मेरी तरफ से, मैंने अपना ओपिनियन दिया। आपका क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इंडिया और चाइना की जंग होगी? तो अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके नजदीक ये सिचुएशन किस हद तक एस्केलेट कर सकती है। हमारी तो दुआ है, ख्वाहिश है, एक बीइंग पाकिस्तानी और एक पूरा मन कौम होने की हैसियत से अल्लाह ताला इस एरिया में अमन लाए और इंडिया को अकल का नाखून दे, और जितने भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं, चाहे वो चाइना के साथ हैं चाहे वो पाकिस्तान के साथ हैं, मिल बैठ के एक दूसरे के साथ उसको हल करें, ना कि लड़ाई के।
और मुझे तो एक और बात कहते हुए भी हैरानगी होती है कि इंडिया का $71 बिलियन का जो डिफेंस बजट है, अगर आपने चाइना के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमने आपके साथ गोली नहीं चलानी, तो फिर आपने किसके लिए रखा है? ये अंडरस्टूड बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए रखा है। उन्होंने ये सारा पैसा जो लगाया है, इतना ज्यादा, इस खित्ते में सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदता है वो इंडिया। तो और हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि जी, बहुत सारे लोग मैंने सुने हैं कहते हैं कि इंडिया नहीं कभी अटैक करेगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि फिर उन्होंने क्यों रखा है। अगर चाइना के साथ वो लड़ नहीं सकते, चाइना के साथ उन्होंने गोली ना चलाने के मुआहदे किए हुए हैं कि हमने लाते घूसे और मुक्कों से ही लड़ाई करनी है, तो ये जो उन्होंने इतने एटम बम, मिसाइल, ये सारे किस लिए रखे हैं? सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखे हैं। और उनकी जितनी कोशिश है, जितना भी उन्होंने असला बनाया, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बनाया। एनीवे, ये मेरी राय थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।